नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी परीक्षा 2023 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र देखेंगे। सीसेट का द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका हल भी देखेंगे। हम अध्याय व विश्लेषण सहित व्याख्या देखेंगे। टॉपिक होगा हमारा इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो लाइफ वैल्यूज़ एंड विज़न नहीं है, जीवन मूल्य एवं दृष्टि नहीं है। बाकी कौन से ऑप्शन है? मीडियम, माध्यम, ट्रांसमिशन, संचरण, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। ये तीनों इसके भाग होंगे। किसके? कम्युनिकेशन प्रोसेस और संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण से तात्पर्य है भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि को एक इकाई यानी एक स्थान से दूसरी इकाई यानी दूसरे स्थान तक पहुंचाना और प्रतिक्रिया यानी फीडबैक प्राप्त करना। अतः संप्रेषण प्रक्रिया का अंग माध्यम, संचरण, सूचना आदि हैं। जीवन मूल्य एवं दृष्टि संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। अगला प्रश्न होगा हमारा, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन ऑफिसर एंड सबॉर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतर्क्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। तो ये हमारा उत्तर सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते क्या क्या थे। इट सेटिस्फाई द सबॉर्डिनेट्स, या अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती है। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीमेंट ग्रुप रिलेशन, यह समूह संबंधों को घटाती है। इट डिस्करेज द सबॉर्डिनेट्स, या अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है। ये तीनों गलत है। सही क्या है? इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतर्क्रिया का सबसे बड़ा लाभ निर्णयन में मिलता है। आपसी अंतर्क्रिया प्रभावी निर्णयन को सुगम बनाने, कार्य क्षमता में वृद्धि और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, अप्रत्यक्ष संप्रेषण, ये सम्मिलित नहीं है। और कौन कौन से सम्मिलित होंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण, जैसे बच्चे बच्चों में बात करते हैं तो इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। साइलेंट कम्युनिकेशन, मौन संप्रेषण, क्लास चल रही है तो साइलेंट कम्युनिकेशन होगा, बच्चे सुन रहे होंगे। और टीचर अगर पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, पीपीटी को दिखा ही रहा है, उसमें लेज़र से पॉइंट आउट ही कर रहा है, तो उस समय भी मौन होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको जवाब नहीं आता है, तो उसमें भी मौन संप्रेषण होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में ज़्यादातर ये देखा जाता है। कक्षागत संप्रेषण के अंतर्गत औपचारिक, मौन तथा अनौपचारिक संप्रेषण को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष संप्रेषण को कक्षागत संप्रेषण में शामिल नहीं किया जाता है। फॉर विच पर्पज सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मेंबर सेटिस्फैक्शन के लिए, सदस्य संतुष्टि के लिए कौन सा वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मेंबर सेटिस्फैक्शन के लिए। अब मेंबर सेटिस्फैक्शन कैसे होता है? सर्कुलर में जैसे राउंड टेबल है, तो राउंड टेबल में आपको बैठा दिया गया, सर्कुलर कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्किल में बैठा करके, या तो आप अपनी बात दूसरे की कान में कह करके ऐसे पास ऑन कर रहे हो, या फिर ग्रुप में सब कोई बैठ करके किसी भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और उस मुद्दे पर जो बात का निर्णय निकल के आ रहा है, उसमें इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि जो सभी मेंबर हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, सभी लोगों की सहमति है कि नहीं। तो ज़्यादातर चीज़ें सहमति से पास हो रही हैं राउंड टेबल में। तो एक तो चाइनीज़ विस्पर होता है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में कहता है, और जब वही बात उसके पास वापस लौट के आती है, जो उसके दूसरे बगल वाला व्यक्ति होता है उसके थ्रू सर्कुलर कम्युनिकेशन में, तो उसको हम चाइनीज़ विस्पर कहते हैं, क्योंकि वो बात बिल्कुल बदल चुकी होती है। लेकिन जब हम डिबेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं किसी राउंड टेबल में, गोल मेज सम्मेलन जैसे होते थे, तो उस समय जो वृत्ताकार संप्रेषण होता है या सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उसमें मेंबर सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। मेंबर डिससेटिस्फैक्शन, सदस्य असंतुष्टि, इफेक्टिव जजमेंट प्रोसेस, सक्षम निर्णय प्रक्रिया, इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के सक्षम अंतरण, ये तीनों गलत है। सूचनाओं का सबसे अच्छा जो इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन होता है वो किस में होता है? वो बेसिकली जहाँ पे एक सोर्स से
सारी बातें निकल रही होती हैं, जैसे कि मास मीडिया कम्युनिकेशन होता है, एक सोर्स अपनी बातें कह रहा है तो सभी तक वो अपनी बातों को पहुंचा पा रहा है, सोर्स एक है और जो बाकी जहां तक रिसीवर्स हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे टेलीविज़न में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हुआ, या फिर आप रेडियो में आप देखते होंगे कि जैसे 1971 वॉर में इंदिरा गांधी ने रेडियो स्टेशन से कहा था कि वॉर शुरू हो चुकी है, बांग्लादेश में हमने इतने ट्रूप्स भेज दिए हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, जब रेडियो कम्युनिकेशन होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो उसमें एक सोर्स से बहुत सारे लोगों तक बातें पहुंचाई जाती हैं। तो सदस्य संतुष्टि हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसे चक्रीय या केंद्रीय संप्रेषण भी कहते हैं। यह एक औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क है। अगला है लिसनिंग कैन बी बेस्ट डिफाइन एज, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ए प्रोसेस वी यूज़ टू मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। बाकी के ऑप्शन थे जो गलत हैं। द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, कूटवाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में। फॉरवर्डिंग द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, संचारित की गई सूचना को अग्रसारित करना। रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, संचारित की गई सूचना का प्रत्यावाहन करना। ये तीनों गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक होता है, लिखित होता है, सांकेतिक होता है, प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया से होता है। सूचना संप्रेषण प्रक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के रूप में ही हम सुनने को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। What is meant by responding? प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? Confirming your understanding of a message, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। अब प्रतिक्रिया आप सिर हिलाकर भी दे सकते हैं, कुछ बोलकर भी दे सकते हैं और कुछ लिख कर के भी दे सकते हैं। तो प्रतिक्रिया देने के माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने से आप समझते क्या है? कन्फर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, कि आपको मैसेज समझ में आ गया है, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करते हैं आप। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर साउंड और मैसेज, एक विशिष्ट आवाज़ या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना। तो किसी विशिष्ट आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने से मतलब ये नहीं होता कि आपको समझ में आ रही है बात, आप केवल ध्यान, अटेंशन वहाँ पे पाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्टिंग द वेरियस साउंड्स दैट ड्रॉ योर अटेंशन, आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाज़ों को छांटना। अब क्या है कि आप किसी प्रोग्राम में, मेले में बैठे हुए हैं, वहीं पे आपकी कोई मीटिंग चलने लगी, आपका फ़ोन आ गया, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग भी चल रही है और बहुत सारे शोर आ रहे हैं इधर उधर से। कहीं पे कोई नाटक नौटंकी चल रही है, कहीं पर झूले का शोर आ रहा है, कहीं पे कोई और शोर आ रहा है। तो आपका अलग अलग शोर में भी ध्यान जा रहा है, आप मीटिंग भी कर रहे हैं। तो आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाज़ों को छांटना ही केवल आपका अटेंशन ही, ये नहीं होता कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि आपने कंफर्म किया कि आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं विषय पर। अगला है असाइनिंग मीनिंग टू मैसेज, संदेशों को अर्थ प्रदान करना। तो संदेशों को अर्थ प्रदान करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं व्याख्या को। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक संप्रेषण का सबसे अंतिम चरण है। यदि हम किसी सूचना को समझ जाते हैं तो हम उस पर अपना विचार करते हैं, अर्थात उस सूचना के प्रति हम अपनी समझ की पुष्टि करते हैं। तो एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना फीडबैक ही कहलाता है। तो ये सबसे अंतिम भाग होता है किसी भी प्रोसेस का, कम्युनिकेशन प्रोसेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? तो लैटरल कम्युनिकेशन है, पार्श्विक संप्रेषण। बाकी क्या है ऑप्शन? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये ऊपर से नीचे की ओर होता है, जैसे आपका कोई ऑफिसर, उसका सबॉर्डिनेट, तो उस तरीके से अधोगामी संप्रेषण करते हैं वो। दूसरा है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये नीचे से ऊपर की ओर होता है। डाउनवर्ड ऊपर से नीचे हो रहा था तो अपवर्ड नीचे से ऊपर होगा, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, ये भी गलत है। तो नीचे से ऊपर में जैसे सबॉर्डिनेट अपने ऊपर के ऑफिसर को कुछ बात कह रहा है तो वो कम्युनिकेशन, या फिर आपका एक डिपार्टमेंट अपने ऊपर वाले डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेज रहा है या कोई बात कह रहा है। न्यूट्रल कम्युनिकेशन तटस्थ संप्रेषण होता है। बाकी हम ऑप्शन का व्याख्या देख लेते हैं। लैटरल कम्युनिकेशन की,
पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण का ही एक प्रकार है। क्षैतिज संप्रेषण समान स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य होने वाला संचार है। इस प्रकार के संप्रेषण में सभी प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं तथा सहयोगी भावनाएं समाहित होती हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन द क्लास। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, तो ये इसका आंसर है। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। प्रोफेसर वर्मा गेव द मैसेज टू द स्टूडेंट थ्रू मोबाइल। प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया। द चाइल्ड वॉज क्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मदर। माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बच्चा रो रहा था। दीपक रोट अ लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन। दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन का पत्र लिखा। तो ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट नहीं है, ऐसा इस प्रश्न का कहना है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए में दिया गया वाक्य प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर वार्तालाप करते हैं तो यह वार्तालाप शाब्दिक संवाद कहलाता है। एकांकी, कहानी, नाटक आदि में इसका विशेष महत्व है। बेसिकली हम डायरेक्ट बातों की बात कर रहे हैं, इसमें मीडियम को नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर प्रोफेसर वर्मा अपना मैसेज बच्चों को मोबाइल के थ्रू दे रहे हैं, तो अगर केवल मैसेज कर रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन पूरा लेक्चर ले रहे हैं तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकता है। लेकिन उसमें एक मीडियम आ जाता है मोबाइल, तो वो मीडियम अलग चीज़ हो जाती है। वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में अगर नहीं लेना चाहेंगे तो उसको अलग भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर इज़ रिलेटेड टू। हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है काइनेसिक्स से। हाव भाव द्वारा संप्रेषण काइनेसिक्स से संबंधित है। दूसरा क्या है? प्रॉक्सिमिक्स। तीसरा है पैरालैंग्वेज। चौथा है नॉन वर्बल बिहेवियर, अशाब्दिक व्यवहार से। तो बाकी के तीन गलत है, काइनेसिक्स से सही है। कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर इज़ रिलेटेड टू हाव भाव द्वारा संप्रेषण काइनेसिक्स। ये भी एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसमें हाव भाव जैसे क्या होता है, एक नर्तकी डांस करती है तो उसमें हाव भाव, उसकी जो भाव भंगिमा होती है, उसका बॉडी पोस्चर जो होता है, तो उससे बहुत सारे मैसेज दिए जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, इन सब डांस में भाव भंगिमा और जेस्चर का बहुत रोल होता है। जैसे नटराज की मूर्ति हो गई, उसमें भी जेस्चर का बड़ा रोल होता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? तो इसमें रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवेल, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, ये रूप नहीं है। बाकी कौन कौन से कम्युनिकेशन के फॉर्म हैं? इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है, डिस्कशन यानी संवाद है, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया है। रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवेल में आपका दूसरा व्यक्ति नहीं है ना। कम्युनिकेशन कब होता है? जब दो व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं तो इंटरेक्शन होता है। तो इंटरव्यू में इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन में भी इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन में तो इंटरेक्शन हो ही रहा है। तो रीडिंग में केवल एक ही व्यक्ति है जो नोवेल को रीड कर रहा है। तो व्याख्या देख लेते हैं। संवाद सामाजिक अंतःक्रिया तथा साक्षात्कार संप्रेषण के अलग अलग रूप है, जबकि मनोरंजक उपन्यास पढ़ना संप्रेषण का रूप नहीं है। अगला है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द लास्ट स्टेप इज़। संप्रेषण की प्रक्रिया में अंतिम चरण है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। सबसे लास्ट में यही आता है कि आपको बात समझ में आ गई तो आप कंफर्म कर रहे हो कि मुझे समझ में आ गई, तो आपने रिसीवर एंड से सेंडर को एक मैसेज किया कि मुझे बात समझ में आ गई, आपका मैसेज मुझे मिल गया, तो ये एक फीडबैक है। संप्रेषण में बाकी क्या ऑप्शन थे? इनकोडिंग, संकेतन, मैसेज, संदेश, डिकोडिंग, विसंकेतन। ये शुरू की तीन प्रक्रियाएं हैं, इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर डिकोडिंग, देन लास्ट फीडबैक। संप्रेषण में संवाद स्थापित करने के लिए प्रेषक संदेश की इनकोडिंग कर संदेश भेजता है, जिसको रिसीवर संचार के एक चैनल का चयन कर संदेश प्राप्त करता है एवं उसकी डिकोडिंग करता है तथा अंतिम चरण में सूचना प्राप्त होने के पश्चात प्रतिक्रिया फीडबैक देता है। कम्युनिकेशन दैट यूज टू असाइन गोल्स टू सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोगामी संप्रेषण। तो जो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है तो बेसिकली क्या है, सबऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। बाकी क्या ऑप्शन है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो
तो ये नीचे से ऊपर की ओर होगा। जैसे सबऑर्डिनेट से आपके किसी ऑफिसर को कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई मैसेज सेंड किया जा रहा है, तो वो ऊर्ध्वगामी होगा। डाउनवर्ड में ऑफिसर से सबऑर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड होगा, अधोगामी होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो दोस्त करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, अनौपचारिक संप्रेषण। लैटरल कम्युनिकेशन, जो समान अधिकार क्षेत्रों वाले अधिकारी करते हैं, एक ही लेवल, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो 2 लेवल 4 के अधिकारी अगर बातचीत कर रहे हैं तो लैटरल कम्युनिकेशन होगा, पार्श्विक संप्रेषण होगा। अब इसका जो उत्तर है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः संप्रेषण लंबवत व क्षैतिज प्रकार का होता है। लंबवत संप्रेषण के अंतर्गत निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक सीधा संवाद कायम रहना अनिवार्य होता है। लंबवत संप्रेषण को अध्ययन की दृष्टि से अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अधोमुखी या अधोगामी संप्रेषण, इसके अंतर्गत विचारों को या सूचनाओं को उच्च स्तर से निम्न स्तर अधीनस्थों की तरफ संचारित किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वमुखी में इसके विपरीत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन बैरियर इन अ वर्क प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है? तो ये एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण बाधा नहीं है। तो बेसिकली सक्रिय श्रवण कम्युनिकेशन में बाधा क्यों होगा? नॉइस हो सकती है, शोर हो सकता है, प्रीजुडिस हो सकती है, पूर्वाग्रह, कि आप पहले से मान के बैठे हो कि सामने वाले की क्या सोच है या सामने वाला क्या कहेगा, तो आप पहले से सोच के बैठे हो, उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। तीसरा है इम्प्रॉपर मीडियम, अनुपयुक्त माध्यम, कि किसी और की बात, किसी और के मुंह से किसी और की तारीफ़ या किसी और के बारे में बुराई सुन रहे हो आप, तो इम्प्रॉपर मीडियम से किसी के लिए आप प्रिजुडिस हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी कम्युनिकेशन में बाधा है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग है, किसी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, सक्रिय श्रवण कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन में बाधा नहीं होगी। संप्रेषण सफल तभी कहा जाता है जब प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों सक्रिय हों एवं प्रेषक द्वारा प्रेषित सूचना का वांछित संदर्भ प्राप्तकर्ता ग्रहण कर ले। रुचि का अभाव, कठिन भाषा का प्रयोग, शोर, पूर्वाग्रह, अनुपयुक्त माध्यम संप्रेषण के बाधक तत्व हैं, जबकि सक्रिय श्रवण सफल संप्रेषण की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला हमारा टॉपिक होगा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय क्षमता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एम्पैथी, परानुभूति। तो सिंपैथी से एम्पैथी निकल के आता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो दूसरा ऑप्शन है जो गलत है, एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखता। तीसरा है इमोशनल इनस्टेबिलिटी, संवेगात्मक अस्थिरता। चौथा है ऑथोरिटेरियनिज्म, यह है सत्तावादिता। ऑथोरिटेरियनिज्म, इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप एक अथॉरिटी के रूप में काम करने लगते हो। तो एक अथॉरिटी वाली आदत जो होती है आपकी, तो वो क्या करती है, सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित नहीं होती है। तो हम अब इसके आंसर को देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। परानुभूति यानी एम्पैथी वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महसूस करता है तथा चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। अतः प्रश्न के संदर्भ में परानुभूति सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है।